हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यह हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 8। हमने एक चैप्टर एक पार्ट ऑलरेडी हमने करा दिया है, दूसरा पार्ट है। आज हम देखेंगे सैनिक अभियानों और भूस्वामी प्रणाली। देखिए, खलजी और तुगलक शासकों ने भी इलाकों की सूबेदारों के रूप में सेनानायकों को नियुक्त किया। ठीक, उसके बाद इन अधिकारियों को इक्ता इक्ता की जिम्मेदारी सौंपी। क्या होता है इक्ता? जिसके बाद इक्तादार कहा जाता था, जिसे जिसे बाद में क्या कहा गया? इक्तादार कहा गया। इन इक्ताधारकों को सैन्य सेवाओं के बदले जमीन का राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दिया जाता था। ओके। मुक्ति और सैन्य व्यवस्था। मुक्ति और सैन्य व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने और सैन्य सेवाओं के लिए तुला सुल्तानों ने मुक्ति लोगों को मुक्ति लोगों का प्रयोग किया। ये लोग अपने क्षेत्रों के राजस्व को इकट्ठा करते और उसे राज्य को देते। यह व्यवस्था सुल्तानों के भरोसेमंद होने की वजह से लागू रहती थी। ओके। सुल्तानों की प्रशासनिक नीति। देखिए, सुल्तानों की प्रशासनिक नीति क्या कहती है कि इस नीति में भूमि के स्वामी का अधिकार, वितरण, भूमि करों का नियम और मुक्ति प्रणाली जैसी व्यवस्था को शामिल किया गया था। सुल्तानों का राज्य प्रबंधन कुछ चुने हुए विश्वसनीय लोगों के हाथों में होता था, जिसे राजस्व इकट्ठा करने और सैनिकों को वेतन देने का अधिकार था। ओके। प्रशासन की निगरानी क्या बात करते हैं? सुल्तानों ने नियंत्रण रखने के लिए अपने ही नियुक्ति अधिकारियों के जरिए इक्ता प्रणाली के देख रेख की एक इक्ता अधिकारों को राज्य द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों के नियंत्रित किया जाता था। ठीक, जिससे क्या कहा जाता? जिससे व्यवस्था में सुधार होता था। आर्थिक कर प्रणाली। इस काल में कई तरह के कर लगाए जाते थे, जैसे कि देखिए, खराज। खराज क्या होता था कि खेती पर लगने वाला मुख्य कर, जिसे 1/5, ठीक है, हिस्सा सुल्तान का और 4/5 हिस्सा जो था सैनिकों का होता था। ओके। और जकात क्या होता था कि देखिए, धार्मिक कर जो मुस्लिमों की आमदनी पर 2.5% लगाया जाता था। खज्म में क्या होता था? युद्ध से लुटे गए माल पर लगाया गया था। जैसे जिजिया कर गैर मुसलमानों के लिए, मतलब मुसलमानों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर था। ठीक, जजिया कर जिजिया कर जिसे हम बोलते हैं। ठीक। संपत्ति कई जो पूर्ण वितरण और नियंत्रण। देखिए, जब नए सुल्तान सत्ता में आए थे तो पुराने अधिकारों को हटाकर नए नियुक्ति किए जाते थे, जिससे प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने में चुनौती आती थी। ओके। भू राजस्व और उत्पादन। भू राजस्व की वसूली और नियंत्रण का काम विशेष अधिकारों के लिए किया जाता था। जमीन की उपज के अनुसार कर लिया जाता था। स्थानीय क्या था? स्थानीय भू प्रभुत्व और अशरुष का। देखिए, अब सुल्तान ने सामंतों यह को भी अपने राज्य के अधीन रखने की कोशिश की, जिससे क्या हुआ कि स्थानीय स्तर पर भी उनकी पकड़ बनी रहे। सरदारों की रक्षा व्यवस्था। प्राकृतिक किलेबंदी। सरदार अक्सर चट्टानी और उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। इसके अलावा क्या हुआ कि वे बांस के झुरमुट्टे में भी रहते थे, जो इसके लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा दीवार की तरह काम करता था। भारत में बांस बड़े मजबूत और आग प्रतिरोधी होते हैं, जो
सुरक्षा के लिए एक प्राकृतिक किले की तरह काम करते हैं। ये बांस ऐसे गुत्थे होते हैं कि उन्हें काटना आसान नहीं होता था। ओके। और जंगलों का उपयोग करें तो यहाँ पे बात करें कि सरदार जंगलों को अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करते थे। इन जंगलों के भीतर उनके मवेशी, फसलें और जल संसाधन मजबूत होते थे। जंगल उनके लिए एक प्राकृतिक किले की प्राचीर का काम करते थे। जंगलों में एकत्रित वर्षा का जल उनकी जल की आवश्यकताओं को पूरा करता था, जिससे वे लंबे समय तक किलेबंदी में रह सकते थे। ओके। सुल्तानों की कठिनाइयां की बात करें तो सुल्तान की सेनाएं घने जंगलों में प्रवेश करने में अक्सर असमर्थ रहते थे, जिससे क्या होता था कि सरदारों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूती हो जाती थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो जाते थे, लेकिन इसका नियंत्रण लंबे समय तक नहीं रह पाता था। विशेष रणनीति की बात करते हैं यहाँ पे। सरदारों के किलों को कमजोर करने के लिए सुल्तानों को विशेष रूप से प्रशिक्षित सैनिक और औजारों की क्या की जरूरत होती थी। ठीक है। जो बांस के घने जंगलों में काटकर रास्ता बना सके। सरदारों की प्राकृतिक रक्षा व्यवस्था को तोड़ने के लिए प्रबल ठीक है प्रबल और बलशाली सेनाओं की आवश्यकता होती थी, जो सरदारों के बनाए किलों और उनकी संरचनाओं पर आक्रमण कर सके। देखिए, अब मवेशियों और फसलों का सुरक्षा कैसे होता था। सरदारों के किले के भीतर उनके मवेशी और फसलें रहती थी, जो उनकी जीविका के स्रोत थे। किले की सुरक्षा प्राचीर के भीतर सुरक्षा रहने के लिए इन संसाधनों पर बाहरी आक्रमण का खतरा कम हो जाता था, जिससे सरदारों लंबे समय तक संघर्ष कर सकते थे। ठीक है। इस प्रकार सरदारों की रक्षा व्यवस्था उनकी प्राकृतिक स्थिति, स्थानीय संसाधनों का उपयोग और मजबूत किलेबंदी पर आधारित थी, जिससे उन्हें बाहरी आक्रमणों से बचाने के कारगर साबित होती थी। उनकी ये व्यवस्था उनकी मजबूती थी कि उन्हें केवल प्रबल और विशेष रूप से तैयार सेनाओं द्वारा ही हराया जा सकता था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत 15वीं-16वीं शताब्दी तुगलक वंश के बाद दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। स्वतंत्र शासन इस काल में जौनपुर ठीक कहाँ जौनपुर बांग्लादेश सॉरी बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान जैसे दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र शासन उभरे, जिनकी राजधानियां समृद्ध थी और उनके राज्य फल फूल रहे थे। ठीक। नए शासन समूह की बात करें, अफगान और राजपूत जैसे नए शासन समूह भी उभरे, जिन्होंने छोटे लेकिन शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। शेरशाह सूर की बात करें तो एक छोटे इलाके के प्रबंध के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उसने क्या किया कि मुगल सम्राट हुमायूं का हुमायूं को पराजित किया और उसे सूर वंश की स्थापना की। 1540 से 1555 शेरशाह ने क्या किया कि प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत ही कुशलता से संचालित किया और उसके अलाउद्दीन ने खलजी के प्रशासनिक तरीकों को अपनाया, उन्हें और भी सुधार कर दिया। अकबर की बात करें यहाँ पे तो सम्राट जो थे महान सम्राट अकबर ने शेरशाह सूरी की प्रशासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया और इसे अपने शासक के लिए मॉडल के रूप में भी उपयोग किया। यह माध्यम उससे मुगल साम्राज्य को एक संगठित और मजबूत प्रशासनिक ढांचा के तहत
सम्मिलित समेकित किया। ठीक। तो यहाँ पर आपका हो जाता है चैप्टर समाप्त। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और जो चीज़ नहीं समझ आया कमेंट करके जरूर बताएं, आपको समझा दिया जाएगा। ठीक। एक वीडियो बना के सेपरेटली। वो आपके क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करें। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।